नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात किए थे, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फर्मर के बारे में बात किए थे और इसमें हम लोगों ने इथेन के कन्फर्मेशन, ब्यूटेन के कन्फर्मेशन और साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन के बारे में जाना था। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग लिखते चलिए साथ साथ में कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, नोट कीजिए इसमें कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। दे आर, नोट करिए आप, दे आर नॉट कन्वर्टेड टू ईच अदर at room temperature. They are not converted to each other at room temperature. Hence they are या they can be separated at room temperature। ठीक है, तो देखिए यही बात मैं आपसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में जब बताया था कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं वे रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, और जब रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे तो आप उसको रूम टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसी को उल्टा है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में कि दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये एक दूसरे में चेंज नहीं हो पाते हैं, और अगर चेंज नहीं हो पाते हैं तो दे कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। आप उनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए इतना बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब इसी का एक पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छे से समझते चलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखिए, कंपाउंड having different arrangement of atom are group in space due to restricted rotation about restricted rotatory system। इसी को हम लोग बोल रहे हैं RRS, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। देखिए, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो अलग अरेंजमेंट रखते हैं किसके अराउंड, स्पेस में अलग अरेंजमेंट रखते हैं। कैसे? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि इनका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे आप एक इस बात को समझिए, आप पहले लिख लीजिए, इतना डिफिनीशन आप लिख लीजिए। ठीक, तो इसमें यह कह रहे हैं कि कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम होगा और उसके अराउंड हमारे कंपाउंड का जो स्पेस में अरेंजमेंट होगा वह अलग होगा। कैसे होता है इस बात को चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंपाउंड है हाइड्रोजन CH3, ये हमारा है सिस 2 ब्यूटीन।
अब देखिए एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है। यहाँ देखिए मेथिल मेथिल अपोजिट साइड में है, तो ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन, इसका नाम है ट्रांस 2 ब्यूटीन। यहाँ पर मेथिल दोनों सेम साइड हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिस 2 ब्यूटीन। अब ये एक ऐसे कंपाउंड हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि स्पेस में इनका अरेंजमेंट अलग अलग है। कैसे अलग है? और उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम भी इनके पास है। देखिए अगर कोई सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड जैसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में था, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता था, ये रोटेट कर जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई है, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड को रोटेट करना आसान नहीं होगा, या ये रोटेट ही नहीं करेगा। अगर रोटेट होगा तो ये बॉन्ड एक टूट जाएगा। ठीक है, तो यही है रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम जहाँ जहाँ पर होता है क्या वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा? तो आंसर है नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए केवल रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम का होना ही जरूरी केवल पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी होना चाहिए, और वह है डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट या डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। क्या होना चाहिए? डिफरेंट एरियल। देखिए एक तो आपका RRS रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम हो ही, दूसरे ये भी जरूरी है कि जो एरियल डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस यह भी अलग होना चाहिए। अब इनमें एरियल डिस्टेंस अलग कैसे है, इस बात को आप देखिए अगर इस मेथिल और इस मेथिल की बात करें तो इनके बीच का जो दूरी है ये L1 मान लेते हैं, और ये मेथिल के बीच का जो दूरी है L2 है। देखिए मेथिल और मेथिल के बीच का दूरी L1 इस सिस्टम में है जो सिस 2 ब्यूटीन है, और ट्रांस 2 ब्यूटीन में मेथिल और मेथिल के बीच की दूरी क्या है? L2 है। तो देखिए यहाँ पर RRS है, डबल बॉन्ड है, RRS है, और उसके अलावा ये इस पे एरियल जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस क्या है वो भी अलग है। तो यहाँ पर सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, अगर बात हम करें कि क्या एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो आप बताइए एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? तो आंसर है कि अगर इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम RRS होगा और साथ में एरियल डिफरेंट एरियल डिस्टेंस होगा तो शो कर जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो RRS है, ठीक है, लेकिन इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो एरियल डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा? हमेशा सेम होगा। अब इनका अरेंजमेंट हाइड्रोजन का चाहे जैसे कर लीजिए, इनका एरियल डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा सेम होगा। तो इसलिए एल्कीन में, माफ़ कीजिएगा, एल्काइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। ठीक, तो इस बात को आप नोट में लिख लीजिए, नोट करिए। एल्काइन does not show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एल्काइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि एल्काइन में RRS है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है। देखिए यहाँ पे एल्काइन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, क्या नहीं है? डिफरेंट एरियल डिस्टेंस नहीं है। हाइड्रोजन को आप इसमें चाहे जैसे अरेंज कर दीजिए, इसका जो लेंथ होगा, एरियल डिस्टेंस होगा, क्या होगा? वो सेम आएगा। ठीक, चलिए एक आप इसमें बताइए कि क्या
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो करेगा। मेथिल है और यहाँ पर भी मैं लगा रहा हूँ हाइड्रोजन, मेथिल, और ये हाइड्रोजन और ये मेथिल। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है कि अगर हम इस कंपाउंड से क्या इस कंपाउंड में जाना चाहें तो क्या जा सकते हैं, क्या रोटेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको यही चीज़ देखना है। अगर रोटेट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि RRS मौजूद नहीं है, और अगर रोटेट नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि RRS यहाँ पर मौजूद है। तो एक बात देखेंगे कि यहाँ पर इस कंपाउंड में RRS तो मौजूद है, RRS मौजूद है, क्योंकि ये जो सिस कंपाउंड है इस ट्रांस कंपाउंड में रोटेट नहीं हो पाता है। ये सिस कंपाउंड ट्रांस कंपाउंड में रोटेट नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब RRS है। हमको एक चीज़ और देखना था, एरियल डिस्टेंस। अगर एरियल डिस्टेंस अलग आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि यह कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। तो क्या होगा कि देखिए मेथिल और मेथिल का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है L1, और यहाँ पर इस मेथिल और इस मेथिल का जो डिस्टेंस है ये है L2। तो बताइए क्या L1 बराबर L2 है? नहीं, L1 बराबर L2 नहीं है, कि यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के साथ साथ डिफरेंट एरियल डिस्टेंस भी इन दोनों में आ गया, यानी कि दिस कंपाउंड कैन नॉट बी रोटेटेड इनटू दिस। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ पाया जाता है। RRS यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ये हम लोग मुख्यतः 3 चीज़ों में देखेंगे। एक तो डबल बॉन्ड में पाया जाएगा, डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड सिस्टम होगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम पाया जाएगा। और इस डबल बॉन्ड में भी आपको पता है कि जो एल्कीन होता है, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि क्या कह सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक, उसके बाद एक होता है ऑक्जीम। ऑक्जीम देखिए, ऑक्जीम क्या होता है? ऑक्जीम होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है या कोई एल्किल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, तो ये है ऑक्जीम। ठीक है, ऑक्जीम क्या होता है ये देखिए, आप कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन किससे कराएंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन से, NH2OH, NH2OH। तो क्या होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है और यहाँ पर NOH बनता है, यानी कि ऑक्जीम में ये जो हमने लिखा है यहाँ पर क्या रहता है, ये OH है, ये है आपका ऑक्जीम। ठीक है, ऑक्जीम में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH होगा, ये है भैया आपका फार्मूला ऑक्जीम। ठीक, ये अगला कंपाउंड है हमारा इमाइन। इमाइन, आप इसको इमीन भी बोल सकते हैं। क्या होगा इसका फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से H भी अटैच हो सकता है और R भी अटैच हो सकता है, जो मैंने ऊपर लिखा था। एक्चुअली में क्या है, यह है इमाइन। ठीक, और इसके अलावा डबल बॉन्ड सिस्टम में एक और आता है, इनका नाम है एजो कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, एजो कंपाउंड उसे बोलते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन टाइप का सिस्टम आता है। इस सिस्टम को बोलते हैं एजो सिस्टम, या ये सिस्टम जिसके पास होता है इसको बोलते हैं एजो कंपाउंड।
तो ये डबल बॉन्ड सिस्टम में RRS 4 चीज़ों में पाया जाता है, एल्कीन में, एक्जिम में, इमाइन में और एजो कंपाउंड में। ठीक, नोट करिए इसे। हम लोग बारी बारी से इन सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, आप इसको पहले नोट कीजिए। ठीक है, जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं वे वीडियो को रोक करके नोट करेंगे पहले। और दूसरा हमारा सिस्टम है साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम मतलब कि इसमें भी हम लोग दो प्रकार पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में RRS पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका साइक्लोएल्केन है, यहाँ पर RRS मौजूद है। और इसके अलावा साइक्लोएल्केन के आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइक्लोएल्कीन। ठीक, और तीसरा सिस्टम है सम स्पेशल केस। कुछ स्पेशल केस भी हैं जिनको हमको देखना है। वहाँ पर RRS मौजूद होता है, जैसे क्या? जैसे होता है क्यूमुलेटेड पॉलीइन, क्यूमुलेटेड पॉलीइन, या इसी को क्या बोला जाता है? क्यूमुलिन। आप चाहे क्यूमुलेटेड पॉलीइन बोलिए और चाहे क्यूमुलिन बोलिए। और दूसरा क्या है? दूसरा है स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो, चलिए नोट कीजिए। बारी बारी से हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए डबल बॉन्ड सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़ेंगे डबल बॉन्ड सिस्टम के बारे में। डबल बॉन्ड सिस्टम। डबल बॉन्ड सिस्टम में हम लोग कितने चीज़ों को पढ़ेंगे? 4। एक एल्कीन के बारे में, डबल बॉन्ड के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और दूसरा है ऑक्जिम, तीसरा इमाइन, और चौथा है एजो कंपाउंड। देखिए, एल्कीन, ऑक्जिम, इमाइन और एजो कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड सिस्टम में 4 चीज़ों को पढ़ना है। साइक्लिक सिस्टम में हमको 2 चीज़ों को पढ़ना है, एक साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन, और स्पेशल केस को हम लोग क्यूमुलिन या क्यूमुलेटेड पॉलीइन और स्पाइरो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों को हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हम किसके साथ डिस्कस करेंगे? विथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी स्पेशल केस होता है, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग जब भी क्यूमुलेटेड पॉलीइन या क्यूमुलिन और स्पाइरो कंपाउंड की बात करेंगे, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ इसको देखेंगे। ठीक, तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? डबल बॉन्ड सिस्टम, और इस डबल बॉन्ड सिस्टम में हम लोग देखेंगे एल्कीन के बारे में, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नोट कीजिए पहले आप इतना। चलिए यहाँ पर लिखिए एल्कीन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू restricted rotation about कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये शो करता है, इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, कंडीशन कुछ देख लेते हैं। इसका क्या कंडीशन है कि इस डबल बॉन्ड सिस्टम में क्या होना चाहिए कि ये कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। तो लिखिए each sp2 hybridized
कार्बन एटम each sp2 hybridized carbon atom should attach with two different group are atom। आप एक बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इस पर हाइब्रिडेशन कितना है sp2, इस पर हाइब्रिडेशन कितना है sp2, ठीक है। हाइब्रिडेशन दोनों कार्बन पे sp2 है, वही कह रहे हैं कि ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम शुड अटैच्ड विथ टू डिफरेंट ग्रुप आर एटम, यानी कि ये जो ग्रुप लगा है, ये जो लगेगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैं मान लूँ कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 1 या 2 इसको मान लेता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कार्बन नंबर 1 को देख रहे हैं तो इस कार्बन नंबर 1 से अलग अलग एटम या ग्रुप अटैच होने चाहिए, या कार्बन नंबर 2 से अलग अलग एटम या ग्रुप अटैच होने चाहिए। जब आप कार्बन नंबर 1 को देखेंगे तो 2 से कोई मतलब नहीं है, और जब 1 को देखेंगे तो जब 2 को देखेंगे तो 1 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ से कोई एटम A है और यहाँ से अटैच कर दिए B, ठीक है। तो ये A अलग है, B अलग है, हाइब्रिडेशन क्या है sp2, ठीक है, ये फुलफिल कंडीशन कर रहा है। इसी कार्बन से हमने लगा दिया A और इसको लगा दिया B, तो देखिए इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp2 है, ये A अलग है, B अलग है, कहने का मतलब यह कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। जब एक बात केवल इतना ध्यान रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए sp2, और दूसरी बात sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से दो अलग अलग ग्रुप, देखिए दोनों A और B अलग अलग हैं, A और B अलग अलग हैं, दोनों एटम या दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जैसे अगला एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये दोनों तो sp2 कार्बन है ही, तो इससे मान लीजिए अटैच कर दिए X और इससे Y और इससे अटैच कर दिए A और B। तो देखिए इस sp2 कार्बन से दो अलग एटम या ग्रुप और इस sp2 कार्बन से दो अलग एटम या ग्रुप हो गए, तो ये हम कहेंगे कि ये भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे हम X कर दें और यहाँ पे X कर दें, यहाँ पे A कर दें, यहाँ पे B कर दें, अब बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो अब ये सिंपल बात है कि देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2 सेम डिफरेंट, दोनों ग्रुप या एटम अलग अलग हैं, यहाँ देखिए सेम सेम, ठीक है, यहाँ पर दोनों सेम सेम आ गया है, इसलिए यह कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। आई होप कि बात आपको समझ में आया होगा। अब इसमें बताइए, एक दूसरा कंपाउंड में देता हूँ, आप इसमें बताएं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये X, ये Y और ये A और ये A। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि ये कार्बन कैसा है sp2, ये कार्बन कैसा है sp2। अब sp2 से अटैच जो दोनों एटम होंगे अलग अलग, ये तो चलो ठीक है। sp2 कार्बन से अटैच दोनों एटम सेम, अगर यहाँ पर सेम आ गया तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक। तो जो हम लोग अभी एग्जाम्पल लिखे थे सिस 2 ब्यूटीन, ये ठीक है। तो देखिए sp2 कार्बन ये वाला sp2 कार्बन है और ये मेथिल ग्रुप अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, मेथिल ग्रुप अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो कहने का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक ना। इसी प्रकार हम लोग
ट्रांस टू ब्यूटीन के बारे में देखे थे, तो ट्रांस टू ब्यूटीन कैसे लिखेंगे, CH3H। देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, और ये sp2 ये भी sp2 ना, इस sp2 से अलग अलग एटम या ग्रुप हैं, तो ये तो चलो ठीक है। यहाँ भी sp2 से दोनों अलग अलग हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये दोनों शो करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। अब ये एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे एग्जिस्ट होगा, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अभी हम लोग बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीम। तो हेडिंग लगाइए आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI इन ऑक्सीम। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे तो भैया ऑक्सीम होता क्या है। देखिए कभी भी कार्बन से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो तो ये क्या होगा, ऑक्सीम होगा ना। और इस नाइट्रोजन के पास आपको पता है कि एक लोन पेयर भी होगा, है कि नहीं, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आखिर ये मिला कैसे, हाउ वी फाइंड ऑक्सीम। तो ऑक्सीम कैसे मिलेगा, तो देखिए कभी भी आप एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन आप हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराएंगे। हाइड्रॉक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2OH, इसका नाम है हाइड्रॉक्सिल एमीन। तो हाइड्रॉक्सिल एमीन का रिएक्शन कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन से होगा तो ये होगा, ये क्या बनेगा, ऑक्सीम बन जाएगा। मान लीजिए कि ये आपका RCHO, यानी कि ये मैंने ले लिया एल्डिहाइड, और ये तो आपको पता है कि ये हाइड्रॉक्सिल एमीन है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वाटर को निकाल देंगे। क्या मिला बताइए ज़रा, क्या मिला बताएं, RC डबल बॉन्ड ये H और ये N और ये रहा OH। देखिए ये एल्डिहाइड है, ये हाइड्रॉक्सिल एमीन है, तो इसका नाम होगा एल्डोक्सीम। अगर दोस्तों यही हो जाए कीटोन R1 R2, ये R2 है, अलग अलग मैंने एल्किल ग्रुप ले लिया है, सेम भी हो सकता है, और इसका रिएक्शन करा दें हम लोग इसी हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ, तो क्या मिलेगा, तरीका वही है, यहाँ से आप वाटर को निकाल देंगे, यहाँ पर प्लस वाटर भी कर सकते हैं, वाटर निकल जाता है, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट जरा बताइए, R1 R2 C डबल बॉन्ड N OH और प्लस वाटर। ठीक है, अब ये देखिए ये कीटोन है, कीटोन है कि नहीं है, कीटोन है, और ये कीटोन का ऑक्सीम है, तो इसको बोलेंगे कीटोक्सीम। एल्डिहाइड का ऑक्सीम एल्डोक्सीम, कीटोन का ऑक्सीम कीटोक्सीम। ठीक, अब आपको ऑक्सीम में चाहे एल्डिहाइड का ऑक्सीम हो चाहे कीटोन का ऑक्सीम हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है। आप कैसे देखेंगे, आप केवल और केवल अगर ऑक्सीम आए तो केवल और केवल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। कार्बन का क्यों चेक करेंगे भाई, नाइट्रोजन का क्यों नहीं चेक करेंगे। तो देखिए यही ऑक्सीम है कि नहीं, यही हमारा ऑक्सीम है। ऑक्सीम को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक है इसके पास लोन पेयर और एक है इसके पास OH, और ये देखिए यहाँ पर देखिए लोन पेयर को हम लोग एक स्यूडो एटम मान लेते हैं, स्यूडो एटम का कार्य करता है, तो ये एक अलग ग्रुप हो गया, OH एक अलग ग्रुप हो गया, तो नाइट्रोजन पर चेक ही नहीं करेंगे। आपको चेक करना है केवल किस पर, किस पर, केवल इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर। जैसे हम लोग एल्कीन में चेक करते थे कि दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होता है, तभी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वैसे यहाँ पर भी चेक करेंगे इस sp2 कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप जो भी लगा होगा, ये दोनों एटम
अगर अलग अलग होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम should attached with two different atom or group। sp2 कार्बन अलग अलग से एटम या ग्रुप से अटैच होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए। नाइट्रोजन तो अलग है, स्यूडो एटम एक अलग एटम है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अलग ग्रुप है, तो उस पर नाइट्रोजन पर हमको नहीं चेक करना है, केवल कार्बन पर चेक करना है। ठीक है, अब इसको एक नोट करके एक चीज़ आप लिख लीजिए। नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे कि ऑल एल्डोक्सिम सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑल एल्डोक्सिम सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट ऑक्सिम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए जो ऑक्सिम किसका होगा, फॉर्मल्डिहाइड का, वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सिम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन सभी एल्डिहाइड क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑल एल्डोक्सिम शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, आप जब भी कभी फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन, ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड SCHO, और इसका रिएक्शन किससे करा दिए हम लोग, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ, क्या बन गया, वाटर निकाल दीजिए आप, तो क्या बना, यहाँ पे H डबल बॉन्ड N और ये OH। ये देखिए नाइट्रोजन पे मैंने बताया कि आपको चेक नहीं करना है ना, कार्बन पे बस चेक करना है कि इस sp2 कार्बन से दो अलग अलग एटम या ग्रुप अटैच होने चाहिए। ठीक है, क्या अलग अलग है, नहीं, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे अनसिमेट्रिकल, या लिख लीजिए सिमेट्रिकल कीटोन ऑक्सिम। आप पूरा लैंग्वेज लिखते हैं, पूरा लैंग्वेज क्या होगा, ऑक्सिम ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे भैया, देखिए कीटोन आपका दो प्रकार का होता है, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल कौन होगा, जैसे मान लीजिए कि इस CO ग्रुप से अटैच दोनों ग्रुप, यहाँ पर जो दोनों ग्रुप अटैच हो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन। और इस CO ग्रुप से ये जो दोनों ग्रुप हैं अगर ये डिफरेंट हो जाएं तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक मेथिल हो जाए और यहाँ भी एक अगर मेथिल लग जाए, तो देखिए मेथिल सेम आ गया, तो ये हो गया सिमेट्रिकल कीटोन का उदाहरण। और अगर यहाँ पर एक मेथिल आ जाए और यहाँ पर आप हाइड्रोजन ले नहीं सकते क्योंकि हम कीटोन की बात कर रहे हैं, और मेथिल लेंगे तो सेम आ जाएगा, तब क्या ले लीजिए CH2CH3। ये देखिए अलग है, ये अलग है, डिफरेंट आ गया, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो हम लोग यही देखे हैं कि ऑक्सिम ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे इसी का उदाहरण ले लीजिए एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन। तो अगर हम लोग एसीटोन का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ, देखिए CH3CO CH3, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिए,
हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ, तो क्या निकालेंगे, वाटर निकाल देंगे। तो यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड NOH ना, ये कीटोक्सिम बना है। तो देखिए ये सिमेट्रिकल कीटोन था, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से अटैच्ड दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम हैं, और दोनों ग्रुप सेम है तो ये ऑक्जिम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, नोट करिए, यही पीछे हम लोग देखे थे कि ऑक्जिम ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा हमारा था, 4 हम लोग पढ़ते थे डबल बॉन्ड सिस्टम में, 4 पढ़ना है। एल्कीन को पढ़ चुके हैं, ऑक्जिम को पढ़ चुके हैं, अभी कौन सा है, अभी है इमाइन। इमाइन सिस्टम क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच या तो हाइड्रोजन होगा या तो एल्किल ग्रुप होगा। ठीक, यह भी वही केस है कि अब इसमें देखिए इमाइन में एक बात आप याद रखिए कि जब भी कभी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आपको मिले तो क्या होता है, इमाइन होता है। ठीक, और अब देखिए यहाँ भी एक लोन पेयर है, तो ये एक अलग स्यूडो एटम का कार्य करेगा। हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप होगा तो अलग स्यूडो एटम का काम करेगा। तो हमको यहाँ पर चेक नहीं करना है, कहाँ चेक करेंगे, इस sp2 कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम should be attached with 2 different atom or group, 2 different atom or group। अगर ये अलग अलग एटम या ग्रुप से अटैच्ड होगा तो क्या होगा, वह इमीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इससे अटैच अगर हाइड्रोजन हो गया और इससे अटैच में कर दिया एक, मान लीजिए कि यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप कर दिया और एक एथिल ग्रुप कर दिया, तो यहाँ पर तो हमको चेक ही नहीं करना है, किस पे चेक करना है, sp2, दोनों अलग अलग तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, NCH3 और यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया CH3, तो यहाँ तो चेक ही नहीं करना है, देखिए अलग अलग, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है कि नहीं, चीज़ें सरल हैं, आपको बस थोड़ी सी ध्यान देनी है। चलिए डबल बॉन्ड सिस्टम में एक लास्ट है और हम पढ़ लेते हैं, ये चौथा है, ये है एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड क्या होता है, मैंने आपको बताया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यही है आपका एजो कंपाउंड। अब देखिए इस एजो कंपाउंड में दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है ना, अगर इनसे अटैच्ड एक भी अलग आ जाता है, एक भी अलग आ जाएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच्ड ये है हाइड्रोजन, ये भी है हाइड्रोजन, एक लोन पेयर एक लोन पेयर। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो लोन पेयर होता है स्यूडो एटम का कार्य करता है कि नहीं, और अगर स्यूडो एटम का काम करता है, ये अलग है ही, ये अलग है ही, तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक बात बताइए आप लोग, इसका नाम क्या है, नाम क्या है, लिख कर हमको बताइए कि इसको क्या बोलते हैं। इसका नाम है डाईएजीन, इसका नाम है डाईएजीन। ठीक है, चलिए तो डाईएजीन तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पीएच मतलब एक फेनिल ग्रुप अटैच कर दिए, तो यहाँ भी देखो लोन पेयर होगा, यहाँ भी हमारा लोन पेयर होगा, तो फेनिल ग्रुप अलग है, ये लोन पेयर अलग है, ये फेनिल ग्रुप अलग है, ये लोन पेयर अलग है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल एजो
आप लिख लीजिए, ऑल एजो कंपाउंड विल शो क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सभी एजो कंपाउंड, जितने भी प्रकार के हमारे पास एजो कंपाउंड हैं, सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसका क्या नाम है बताइए। अब इसका नाम डायजीन है, तो इसका ये मत बता दीजिए कि ये डाइबेंजीन है, डाइएजोबेंजीन है, नहीं, इसका नाम है एजोबेंजीन। इसका नाम केवल क्या है, एजोबेंजीन। ठीक, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर सरल लगा होगा और इसी तरीके से हम लोग सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है, और नोट्स भी बनाते रहिए और पिछला रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, थैंक यू।